इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस है। और इसमें बेटा एरिया वेक्टर दिया हुआ है कि इसका एरिया वेक्टर है बेटा हमारे पास 2i, ठीक है, प्लस कौन सा है बेटा? 3j है बेटा। अब आपको बताना है बेटा फ्लक्स कितना है। देखिए हमने कल डिस्कस किया था बेटा, फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट E डॉट डेल्टा है, तो आप कर सकते हैं बेटा 4i डॉट 2i प्लस 3j। तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 8 यूनिट्स हो जाएगा। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका कौन सा होता है बेटा? यूनिट होता। ठीक है, अब एक और देखें बेटा एंगल वाला। आप एक और क्वेश्चन को देखें बेटा कि ये देख ले बेटा कि हमारे पास ये जो है बेटा ये क्वेश्चन देखें बेटा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप देख ले कि ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हमारे पास बेटा एक एरिया वेक्टर है बेटा, ये एरिया है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके साथ एंगल कौन सी है बेटा? ये एंगल जो है ये 37 है। अब एंगल देखोगे कैसे? बुनियादी रूल देखें, जो चीज आपको समझानी है ना वो यही है कि आप एंगल कैसे देखोगे इसके अंदर। मैं एक और करता हूं उसमें देखें एंगल कैसे चेंज होती है। तो बुनियादी रूल से सीखें कि इसमें एंगल कैसे तय करोगे जो इस तरह के जो होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गिवन एंगल इस्तेमाल ही नहीं होती और कोई एंगल आ जाती है। अब बुनियादी रूल समझें। बुनियादी रूल ये होता है कि जब भी आपने एंगल फाइंड करनी होती है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेल से मिला के बनाए फिर जो भी बनती है। बेटा ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा। अब आप देखोगे कि इनका टेल से मिलता है या नहीं मिलता। बेटा टेल से मिल रहा है तो इनके दरमियान वाली ये जो एंगल जो भी होगी ना वो एंगल फार्मूले के अंदर इस्तेमाल होगी बेटा। इनके दरमियान एंगल कौन सी है बेटा? 37 है, तो एंगल डायरेक्ट 37 इस्तेमाल हो जाएगी बेटा। तो ये हो गई ई डेल्टा ए कॉस थीटा बेटा। तो ये एंगल कौन सी इस्तेमाल हो गई बेटा? 37 इस्तेमाल हो गया। अब देखें इसको, अब आप देखें बेटा ये किस तरह से चेंज होता है। ये देखें, ये देखें बेटा। अब देखिए मैंने आपको कहा है इस क्वेश्चन के अंदर के एंगल किस में देखोगे बेटा? एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल को आपस में मिला के देखोगे। ठीक है, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका टेल कैसे मिलता है। देखिए डायग्राम बना है बेटा, ये कौन सी है? ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया वेक्टर है बेटा, ये एरिया वेक्टर है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। और ये देखें ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है, एरिया वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है। अब ये एंगल कौन सी है बेटा? ये एंगल दी गई है 30 डिग्री। लेकिन आपको किसके दरमियान देखनी है बेटा? आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल के दरमियान देखनी है। ये एरिया वेक्टर है और ये कौन सी है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आपको एंगल कौन सी चाहिए बेटा? आपको एंगल ये चाहिए, आपको एंगल ये चाहिए। फार्मूले के अंदर एंगल ये पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये अगर 30 है तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी 60, क्योंकि टोटल एंगल कौन सी होती है? 90 बेटा। ठीक है, ये अगर 30 है तो ये एंगल कौन सी हो जाएगी?
30 और ये कौन सी हो जाएगी 90, तो ये एंगल कौन सी हो जाएगी बेटा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब फार्मूले के अंदर कौन सी पुट करोगे बेटा, फार्मूले के अंदर ये पुट करोगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 120 बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, ये है हमारे पास 150 और ये है 15 सेंटीमीटर, एरिया 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ बेटा, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप भेजते रहोगे 10⁻⁴ कहाँ से आया सर, ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर से आया सर। अरे अब मैं कहता हूँ, फिर आप कहते हो कि सर आप तो ऑनलाइन के अंदर हमारी बात कर देते। अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास, मैंने कल डेफिनेशन लिखी कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, तो किसी ने भेजा कि सर बुक में तो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, आपने लिखा है नंबर ऑफ लाइंस। अब मैं क्या कहूँ आपको, दूसरी बात ये कि उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू द प्लेन, आपने नॉर्मल नहीं लिखा भाई, नॉर्मल लिखे ना लिखे, फ्लक्स नॉर्मल में भी होता है, किसी और एंगल पे भी होता है, आपकी मर्जी जिस पे लिखे, कोई मसला नहीं होता। टोटल मैंने नहीं लिखा, मेरी गलती है, आज कहे तो डेफिनेशन को मैं लिख लेता हूँ। तो न करे, ऐसे नहीं करे, ऐसे बनती नहीं बात, बनती नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनाए, जबरदस्ती ना करें बेचारे क्वेश्चन के साथ। तो देखिए इस तरह से, ये इस तरह से एंगल आप बनाओगे। अब एक और देखते हैं, ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या करोगे बेटा, ठीक है, इसके अंदर आप देख ले बेटा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये देख ले, ये देखें, ये क्वेश्चन है बेटा, ये एक और किस्म का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कोई डायग्राम नहीं, अब इसमें डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने अभी यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ा है 4 न्यूटन पर इन द जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, जेड डायरेक्शन है, ठीक है, थ्रू अ रेक्टेंगल विथ अ सरफेस एरिया इन द एक्स वाई प्लेन। बेटा एरिया किसमें, एक्स वाई में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड में। सिंपली दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी बेटा, अगर एरिया एक्स वाई में तो एरिया का एरिया वेक्टर जेड, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से परपेंडिकुलर होता है। अगर एरिया एक्स वाई में मींस अगर लेंथ एक्स पे है तो विड्थ वाई पे होगी। एक्स वाई का मतलब यही कि एक्स वाई प्लेन मींस लेंथ अगर एक्स पे तो विड्थ वाई पे होगी, लेंथ अगर वाई पे रखोगे तो विड्थ किस पे रखोगे, एक्स पे रखोगे, तो जाहिर सी बात है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये देखें आप इसको, ये इस तरह से बनेगा बेटा, ये मैं बना लेता हूं बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, मैं बनाता हूं, फिर ये एक्स एक्सिस में रख रहा हूँ, ये वाई एक्सिस रख रहा हूँ, ये जेड एक्सिस। इसमें आपका ये हो सकता है कि सर मुख्तलिफ जगहों पे तो इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, आपने इसको जेड रख दिया, कोई मसला नहीं है, रख लें आप, कोई आसमान नहीं गिरेगा, इधर रख लें, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। इसको वाई रखें, इसको जेड रखें, इतना बड़ा मसला नहीं होता। बहुत सारी मैंने समझाने के लिए आपको रखा है, अगर कहें तो इधर मैं मिटा के रख देता हूँ, ठीक है। तो मसले इतने बड़े नहीं होते जितने आप बना लेते हैं। तो ये बेटा आप समझें कि ये एरिया है बेटा, ये एरिया किस पे बेटा, ये एरिया एक्स वाई पे है, ये आ गई बेटा एरिया एक्स वाई पे आ गई, ये एरिया है बेटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई पे एरिया है और इसका एरिया वेक्टर किस तरफ चला गया, जेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो z की तरफ होती है, तो प्लेन के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान 90, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी है? 0 हो गई। तो अब आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A cos थीटा। E क्या है बेटा? E है 4, एरिया कौन सी है बेटा? 4, और cos कौन सी है बेटा? 0। ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट भी किया हुआ है, तो जवाब कौन सा आ जाता है बेटा? 16 आ जाता है। ठीक है, इसको इस तरह। अब एक और देखें बेटा, एक और को भी देखें कि इसका कैसे बनता है। देखें, ये देखें बेटा, ये बेटा मैं लगा देता हूं यहाँ पे, इसको देखें आप। एक ये बेटा, एक और भी मैं लगाता हूं, इसकी प्रैक्टिस करें बेटा इसको। ये देखिए बेटा, ये दोनों इसी टाइप के, थोड़े उससे जो है वो ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। इसको देखिए बेटा, ये मैं लगा देता हूँ, आप ये इसी टाइप की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, पहले आप खुद से बनाइएगा, ताकि ये चीज आपके माइंड में आ जाए बेटा। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन है बेटा, वो भी मैं लगा देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये बेटा क्यूब वाला है, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्यूब वाला किस्सा अभी पढ़ा हुआ नहीं है। ये मेरे ख्याल, ठीक है, इसको भी बेटा देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है बेटा। इसको भी देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या होता है बेटा। ठीक है, इसमें भी इसको देखिएगा कि इसमें कौन सा बनता है, एरिया वेक्टर वगैरह ये आपने खुद बनाने। इस तरह का जो हमने कर भी लिया है। ठीक है, इस तरह का एक हमने किया भी है। अब आ जाते हैं बेटा आगे, कि अब चलते हैं कि बेटा जब हमने कल फिलक्स पढ़ा था, तो उसमें फिलक्स से पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ते हुए मैंने आपको एक बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए। तो हमने कल देखा था कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पे फ्लक्स ज्यादा होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पे फ्लक्स जो होता है वो क्या हो जाता है? कम। इसका मकसद है कि अगर आप किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, तो आप उस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें। अगर उस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है, और अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, तो हम कहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो मीन्स किसी भी जगह पे जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स से हमें पता लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस, और जहां पे फ्लक्स ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो अब हम ये आज देखते हैं कि फ्लक्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेयर किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं बेटा फ्लक्स डेंसिटी। इसको आप कहते हैं बेटा फ्लक्स डेंसिटी। बेटा के फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, आप कह सकते हैं कि बेटा फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बेटा पर यूनिट एरिया
is called flux density beta. Flux per unit area is called flux density beta. Flux density is equal to electric field intensity. Electric field इंटेंसिटी। बेटा फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप एक ही सेंस में देख सकते हैं। कैसे बेटा? आपको पता है बेटा कि फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा? E इंटू ए। ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया बेटा। तो ये क्या हो जाता है बेटा? आप देख सकते हैं बेटा ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये क्या है बेटा? ये फ्लक्स डेंसिटी है। अब ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। मींस जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो किसके बराबर हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी से अब मेजरमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है उस जगह का फ्लक्स पर यूनिट एरिया करोगे तो आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेजरमेंट आ जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका कौन सा था? पहला तरीका ये था कि आप किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेजर करनी है आपने तो उस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखते हो और जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगेगी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो होती है वो किसकी मेजरमेंट देती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेजरमेंट देती है। इसी तरह से फ्लक्स डेंसिटी भी किसकी मेजरमेंट देती है? फ्लक्स डेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मेजरमेंट देती है बेटा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास गॉसेस लॉ। देखिए हमने कल जो डिस्कस किया है वो हमने किया है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अगर किसी भी फ्लैट सरफेस से आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो E डॉट डेल्टा है। लेकिन अगर आपने किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फिर आपके लिए जो ज्यादा मुनासिब रहता है वो कौन सा रहेगा? गॉसेस लॉ रहेगा। अब हम ये देखते हैं गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है या क्या बताता है बेटा। ठीक है, तो बेटा अब हम करेंगे गॉसेस लॉ बेटा। गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए क्लोज्ड सरफेस क्या है बेटा। देखिए बेटा क्लोज्ड सरफेस का मकसद है ऐसा सरफेस जिसके अंदर किसी चार्ज को बंद किया जा सके। जैसे कोई आपके पास स्फीयर है, बॉल है, उसके अंदर आपने चार्ज डाल दी तो वो स्फीयर या बॉल जो होगा वो उस चार्ज का क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। अगर रूम है उसके अंदर आपने चार्ज रख दी तो वो रूम भी उस चार्ज को हर तरफ से घेरता है तो वो भी उसका क्या बन जाएगा? क्लोज सरफेस। अगर कोई शॉपर है उसके अंदर चार्ज डाल के उसको बांध दो तो वो भी उसका क्या बन जाएगा? क्लोज सरफेस। शॉर्ट में सिंपल में आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो चार्ज को हर तरफ से बंद कर ले उसको क्या कहा जाता है? क्लोज सरफेस। उसका कोई भी शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, अगर कोई क्यूब है, डब्बा है, उसके अंदर डाल दें वो हो सकता है, कोई आर्बिट्ररी शेप बलून हो सकता है, कोई शॉपर हो सकती है। आप अपने हाथ में चार्ज रख के मुट्ठी को बंद कर दें, ये मुट्ठी उसका क्या हो जाएगी? क्लोज सरफेस हो जाएगी। मींस ऐसी चीज जिसके अंदर चार्ज क्या हो जाए? बंद हो जाए
उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड सरफेस। ये 3 डायमेंशनल कोई चीज हो, 3D हो, क्योंकि आपको पता है इस तरह से जो भी बॉक्स और इन चीजों की जो होती है वो क्या होती है बेटा, 3D जो है वो आप कह सकते हैं बेटा। 3 dimensional object which can enclose a charge बेटा। कोई भी 3D जो होता है उसको आप कह सकते हैं बेटा। इसके बाद होती है बेटा चार्ज इनक्लोज्ड बेटा। चार्ज इनक्लोज्ड बेटा। अब ये चार्ज इनक्लोज्ड क्या होती है बेटा, चार्ज विद इन क्लोज्ड सरफेस बेटा इज कॉल्ड चार्ज इनक्लोज्ड बेटा। कोई भी चार्ज जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड कहते हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास एक स्फीयर है और उसके अंदर आप प्लस क्यू कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये प्लस क्यू जो है ये चार्ज कौन सी है बेटा, इनक्लोज्ड है, क्योंकि ये इसके अंदर है बेटा। अब अगर कोई निगेटिव चार्ज है बेटा, अगर निगेटिव चार्ज है तो आप कहोगे निगेटिव चार्ज कौन सी है, इनक्लोज्ड है बेटा। ठीक है बेटा। अगर कोई चार्ज यहाँ पे पड़ी है बेटा, प्लस क्यू है, मीन्स आप कहोगे बेटा नो चार्ज इनक्लोज्ड बेटा। कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है बेटा। मीन्स चार्ज अंदर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जो अंदर पड़ी है वो क्या कहलाएगी, चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर एक से ज्यादा हो, अगर किसी भी चीज के अंदर एक से ज्यादा चार्ज हो तो फिर आप चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकालोगे। चार्ज इनक्लोज्ड इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस बेटा। चार्ज इनक्लोज्ड जो होती है बेटा अलजेब्रिक सम होती है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर इसके अंदर प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, माइनस Q3 है, तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या करोगे बेटा, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बेटा, इस तरह से करो। ठीक है। प्लस को प्लस के साथ करोगे और माइनस को माइनस के साथ। सपोज करें बेटा अगर प्लस -1 कूलम है, प्लस 2 कूलम है, -4 कूलम है, तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगी बेटा -1 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू होगी बेटा -3 कूलम। चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगी बेटा, -3 कूलम हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इस तरह से हो बेटा कि अगर आपके पास +1 कूलम और -1 कूलम हो बेटा, इसको हम कहते हैं डायपोल। अगर कोई भी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस इसके अंदर बंद हो, चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड जो होगी बेटा -1 + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे चार्ज इनक्लोज्ड क्या है बेटा, 0। अब देखिए अगर कैपेसिटर हो बेटा, अगर इस तरह से हो, अगर कैपेसिटर हो बेटा तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू बेटा 0, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस होती है। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड के रूल्स हैं। चार्ज इनक्लोज्ड का मकसद कौन सा लोगे बेटा, टोटल। ठीक है। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है बेटा, मींस चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस आप तो क्या करोगे, Qn करोगे। इसको हम कहते हैं चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक। अब हम कहते हैं बेटा गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है बेटा,
गासेस लॉ हमें बताता है ये चीज बेटा, गासेस लॉ हमें रिलेशन बताता है, गासेस लॉ gives a relation between flux and charge enclosed बेटा। देखिए बेटा, हमने चार्ज फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस को हमने कर लिया। अब अगर हम किसी भी चार्ज को किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करें, उससे फ्लक्स देखें, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज को बंद करके उससे जो हम फ्लक्स देखते हैं, वो हमें फ्लक्स कौन देता है? वो फ्लक्स हमें गासेस लॉ देता है। ठीक है, गासेस लॉ के अंदर पहले हम करते हैं बेटा कि फ्लक्स थ्रू स्फीयर when charge is placed at center बेटा। अगर सेंटर पे पड़ी है चार्ज तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? देखें, अब देखिए बेटा, सपोज करें ये स्फीयर है, स्फीयर अब इसका फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, चार्ज आपने स्फीयर के अंदर रखी तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से गुजरेगी बेटा? स्फीयर के सरफेस से गुजरेगी बेटा, और मींस स्फीयर से क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। अब ये स्फीयर के फ्लक्स के लिए ई डेल्टा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि फ्लक्स का सरफेस कर्व्ड होता है, और कर्व्ड सरफेस के लिए एक एरिया वेक्टर नहीं बन सकता। ये तो फार्मूला तब लगता है जब फ्लैट जो है वो एरिया होती है, फ्लैट सरफेस होता है। ये इसका सरफेस जो होता है वो क्या होता है? फ्लैट तो नहीं होता, ये कौन सा होता है? कर्व्ड होता है। ठीक, तो आप क्या करोगे बेटा, इसकी इस तरह से जब आप देखोगे बेटा, इस तरह से आप इसको जब देखोगे बेटा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फ्लक्स हो जाएगा। अब इसका फ्लक्स क्या होगा? देखिए बेटा, अब इसके अंदर बेटा, इन केस ऑफ ये मैं यहाँ पे इसके साथ, अगर सपोज करें ये होता है बेटा, ठीक है, कि E इज सेम एट ऑल पॉइंट्स on sphere बेटा, on surface of sphere is same and perpendicular बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, आप अगर ये पॉइंट देखें बेटा, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट बेटा 2 है, पॉइंट 3 है। हर पॉइंट का डिस्टेंस R1, R2, R3 बेटा। आप देख सकते हैं बेटा कि ये सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स है, सब के सब पॉइंट्स जो है वो क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हर एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे, क्योंकि चार्ज सेम है और इस सरफेस का हर जगह पे डिस्टेंस क्या है बेटा? इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस स्फीयर के सरफेस की हर पॉइंट पे क्या होती है बेटा? हर पॉइंट पे इक्वल होती है, क्योंकि ये स्फीयर के चार्ज जो पड़ी है वो किस पे पड़ी है बेटा? चार्ज सेंटर पे पड़ी है। तो उस स्फीयर के हर हिस्से का डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर से इक्वल होता है। इसलिए हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। आप देख ले बेटा,
कि हर पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर भी होती है। अब इससे फ्लक्स जो होता है बेटा, फ्लक्स इज कैलकुलेटेड by dividing surface into small parts बेटा। अब इसके लिए क्या किया जाता है बेटा कि पूरे स्फीयर के सरफेस को बेटा इस तरह से, ये चार्ज पड़ी है बेटा, पूरे सरफेस को स्मॉल स्मॉल हिस्सों में तकसीम करते हैं इस तरह से स्मॉल स्मॉल हिस्सों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये फ्लैट एरिया नहीं है, ये फ्लैट सरफेस नहीं है। जब कर्व्ड सरफेस होता है ना, तो पूरे कर्व्ड सरफेस के स्मॉल स्मॉल हिस्से बनाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे ये देख ले बेटा, ये आप देख ले, अगर कोई फुटबॉल है बेटा, अगर इसके अंदर आप कोई भी चार्ज रखते हैं बेटा, इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज रख दें बेटा, इसके सेंटर पे अगर रख दें, तो हम क्या करते हैं बेटा कि इस तरह से अगर चार्ज सेंटर पे है बेटा, तो हर हिस्से का एरिया वेक्टर अलग निकालेंगे बेटा। हर पीस का एरिया वेक्टर क्या निकलेगा बेटा, अलग निकलेगा, क्योंकि बेटा ये कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर एक नहीं बन सकता। तो याद रखें कि अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस से आपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीका कौन सा होता है बेटा, उसका तरीका ये होता है कि पूरे कर्व्ड सरफेस को आप छोटे हिस्सों में तकसीम करें। जब आप छोटे हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर हिस्सा क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। और जब उसका हर हिस्सा फ्लैट बन जाएगा, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ई डेल्टा ए वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम पूरे सरफेस को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, एन हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो हर हिस्से का फ्लक्स अलग होगा बेटा। आपने इसके एन हिस्से कर दिए तो फ्लक्स हो जाएगा बेटा एन, तो ये हो जाएगा बेटा फ्लक्स एक हिस्से से, एक छोटे हिस्से से, ये फ्लैट है बेटा, इससे आप कर सकते हैं बेटा ई डेल्टा A1 प्लस बेटा ई डेल्टा A2। बेटा E1 E2 नहीं करोगे, क्योंकि हर हिस्से पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, सेम है। तो प्लस आप करोगे बेटा इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एरिया एन कर लोगे बेटा। आपको पता है बेटा ये पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ये आप कर लेंगे ई कॉमन बेटा, ये हो जाएगा एरिया 1 एरिया 2 बेटा प्लस हो जाएगा एरिया एन बेटा। ये आइसोलेटेड चार्ज है, ये हो जाएगी बेटा के क्यू अपॉन आर। आर किसका बेटा, स्फीयर का रेडियस, ये हो जाएगी एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि सब एरिया को सम करोगे एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, ये हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मीन्स अगर किसी भी स्फीयर के जो है वो सेंटर पे आप चार्ज रखोगे, तो पूरे स्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा अब इसका स्पेशल केस है, इफ Q is placed, Q is not placed beta. If charge is not placed at center of sphere beta, अगर सेंटर ऑफ स्फीयर पे नहीं रखी हुई बेटा, अगर चार्ज इस तरह से रखी हुई है बेटा, अगर चार्ज Q यहाँ पे रखी हुई है,
तो फ्लक्स किसके बराबर होगा बेटा? देखिए बेटा, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं भी है ना, तो भी फ्लक्स रिमेन्स सेम बेटा, ठीक है। और कितना रहेगा बेटा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फर्क सिर्फ ये होगा कि फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं होगी और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी और परपेंडिकुलर भी नहीं होगी। बाकी फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं है। कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे मैंने फार्मूला बनाया ना, वो फार्मूला बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आप फार्मूला बना लोगे तो जवाब वही आएगा। मीन्स स्फीयर के अंदर आप चार्ज कहीं पे भी रख दो, फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। Q अपान एप्सिलॉन मीन्स फ्लक्स सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि अंदर चार्ज कितनी इनक्लोज्ड है। जाहिर सी बात है, फ्लक्स का मकसद ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चार्ज अगर बड़ी है छोटी है वही फर्क करेगा ना, फिर वहां पे बड़ी है वहां पे बड़ी, क्या फर्क पड़ता है? अगर एक बल्ब है उसको किसी शीशे के स्फीयर के अंदर बंद कर देते हैं तो ये बात मैटर करेगी कि उस बल्ब में से रोशनी कितनी आ रही है। फिर बल्ब वो एक साइड पे या किसी सेंटर पे पड़ा है, नंबर ऑफ लाइट रेज तो वही निकलना है ना उससे, तो फ्लक्स पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेटा, इसका सेकंड केस है कि अगर स्फीयर नहीं है, फ्लक्स थ्रो एनी आर्बिट्ररी शेप क्लोज्ड सरफेस बेटा। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस ऐसा है जो आर्बिट्ररी शेप का है बेटा, सपोज करें एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस हम रख देते हैं बेटा। अब अगर चार्ज इसके अंदर यहाँ पे रख देते हैं बेटा, इसमें भी फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हर जगह पे परपेंडिकुलर भी नहीं होगी, क्योंकि बेटा यहाँ से ये डिस्टेंस कम है और मुख्तलिफ जगहों पे डिस्टेंस क्या है बेटा? अनइक्वल है। तो आप कहोगे कि E is not perpendicular or same at every point on the surface, but फ्लक्स ये अलग लिखना है। फ्लक्स इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा? Q अपान एप्सिलॉन। इसके लिए भी होगा बेटा E is not same and perpendicular at every point। बेटा ये पॉइंट्स है, 1 है 2 है, हर पॉइंट पे जो होती है वो सेम नहीं होगी। इसकी भी कर ले बेटा, ये 1 है 2 है 3 है 4 है। आप देख सकते हैं बेटा डिस्टेंस भी अनइक्वल है और एंगल भी अनइक्वल है, लेकिन फ्लक्स फिर भी यही रहेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन ये कही जाती है कि इफ चार्ज इज distributed inside closed surface बेटा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा इस तरह से, सपोज करें अगर चार्ज इस तरह से चार्ज तकसीम की हुई है बेटा, इस तरह से चार्ज को तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे बेटा, तो भी कहोगे कि फ्लक्स कितना होगा? Q अपान एप्सिलॉन, ठीक है। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, इसका आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स का कंक्लूजन लिख सकते हैं। फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस बेटा, क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स only
अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है चार्ज कितनी बंद है, ठीक, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप कहोगे फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप, पोजीशन ऑफ चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज सेंटर पे पड़ी है, आपने फैला दी है, कुछ भी कर दिया आपने, फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब आप चार्ज बंद, ये है क्यूब, इससे थोड़ा क्यूब के लिए थोड़ा मसला है, क्यूब के कुछ स्पेशल केसेस हैं, लेकिन टोटल फ्लक्स क्यूब का भी वही है। टोटल फ्लक्स अगर कोई क्यूब है तो उसमें भी वही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यूब की एक साइड से जो फ्लक्स होता है उसके केसेस है, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया उसको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के अंदर देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। ठीक है, टाइम आपका हो गया है, लेकिन बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। देखें, पहली बात ये देखिए बेटा, इसके अंदर देखिए, अगर किस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है तो हम कहेंगे फ्लक्स आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज क्लोज्ड है तो फ्लक्स इनवर्ड कहलाएंगे। आप कहोगे कि इसमें फ्लक्स आउटवर्ड बेटा, इसलिए कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सी है बेटा, प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज जो है वो कौन सी है। तो अगर कोई भी चार्ज फ्लक्स इनवर्ड कहलाएगा बेटा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। इसका भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्या होगा, इसका भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये आउटवर्ड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इनवर्ड कहलाएगा। देखें एक और चीज, देखें ये देखें बेटा, ये देखें, इसमें देखें बेटा, देखें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पे फ्लक्स ही नहीं होगा बेटा, वहां पे फ्लक्स होगा। देखें यहाँ पे क्या है, देखें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जितना आउटवर्ड है उतना इनवर्ड है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, फ्लक्स इसमें बेटा, इसमें फ्लक्स 0 और इसमें फ्लक्स आउटवर्ड बेटा और फ्लक्स इनवर्ड बेटा। अब इसमें Q1 इज इक्वल टू बेटा Q2, तो इनवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड, देयरफॉर फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0। जितनी लाइनें बाहर जा रही है उतनी लाइनें अंदर आ रही है। डायपोल है बेटा, ये कौन सा है, डायपोल है, तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे चार्ज बाहर है, अगर इस तरह से एक क्यूब है, यहाँ पे चार्ज है, लाइनें इस तरह जा रही है बेटा, तो जितनी लाइनें अंदर आ रही है उतनी लाइनें क्या हो रही है, बाहर जा रही है। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हमेशा उस चार्ज का होता है जो अंदर होती है। ये चार्ज तो इनक्लोज्ड नहीं है, ये चार्ज क्या है, बाहर है। तो ये फ्लक्स के 0 होने की कंडीशन से कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या इक्वल चार्ज बंद है, इक्वल बट अपोजिट चार्ज बंद है, या कोई चार्ज बाहर है, जितनी लाइनें बाहर से आ रही हैं उतनी बाहर जा रही है, उसका फ्लक्स अंदर वाली चार्ज का होगा, फ्लक्स बाहर वाली चार्ज का नहीं होगा। ठीक, एक और देख ले कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज इनक्लोज्ड बेटा। देखे ये देख ले आप, देखिए इसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर डबल चार्ज है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, एक और चार्ज भी देख ले बेटा। ठीक है, अब ये देख ले बेटा, इसको आप देख ले, ये
देखिए बेटा, इसको भी देख ले आप, ये देख ले, पॉजिटिव फ्लक्स आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, लेकिन इसमें कम है, इसमें ज्यादा। और नेगेटिव चार्ज इनसाइड बॉक्स इनवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज इनसाइड बॉक्स इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड। अब एक दो क्वेश्चन मैं आप लगा देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, टाइम ज्यादा हो गया है, अभी जरे जरे प्रैक्टिस हो। आप देखें, एड़ा मना निकम्मा थे आयो कितना। तो देखिए, अब ये देखें, इसको भी देखिएगा, इसमें फ्लक्स जीरो माना जाएगा, कंडीशन में लिख लेता हूं बेटा, इसमें भी फ्लक्स जीरो ही माना जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखें बेटा, अब इसके अंदर सरफेस मेरे ख्याल में एक दो और दिए गए, ये कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन लीविंग अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ये अलग चीज है। ये इसमें देखें बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये देखें, एक क्वेश्चन ये होता है, इसको देखिएगा बेटा, इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, और एक ये भी देखें, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एक बनता है जो एक ये क्वेश्चन था बेटा, ये इसमें नजर नहीं आ रहा, ये पढ़ा है बेटा, ये देखिएगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ये बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ क्लोज्ड सरफेस है, हर में से जो है वो आपको देखना है कि इसमें से फ्लक्स कितना है। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, इसको देखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम बेटा, एप्लीकेशन आप गासेस लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ नवाजे को सब